नेक्स्ट लेक्चर मैं आज कराने वाला हूँ लूपिंग है। लूपिंग क्या होती है, सबसे पहले तो आप वो डिस्कस करते हैं लूपिंग, व्हाट इज़ लूपिंग एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लूपिंग। आज हम वो डिस्कस करेंगे, पर उसका हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ओके, तो सर लूपिंग सारी करेंगे, फोर वाइल हाँ डू वाइल बिल्कुल वगैरह, या डेफिनेट, अकेली फोर ही नहीं करेंगे नहीं आज? नहीं सारा कुछ करेंगे। आप देखते हैं आज के लेक्चर में कितनी लूप का पार्ट्स कवर अप हो पाते हैं। वैसे बहुत इजी है और मुश्किल नहीं है। मोस्टली वैसे तो हम फॉर लूप या फिर वाइल या फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं, बट फिर मुझे तो सारी करानी पड़ेंगी क्योंकि सारी लूपिंग्स आपको आनी चाहिए, है ना। ठीक है, आपको लूपिंग आती है ऑलरेडी किसी का? यस सर। ठीक है, तो लूपिंग क्या होती है, देखो, सेल्फ रिपीटेशन ऑफ अ टास्क। सर योर स्क्रीन इज ऑफ। ओके, लेट मी चेक इट। नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, गीतिका? यस सर। ठीक है, तो लूपिंग क्या होती है, सेल्फ रिपीटेशन ऑफ अ टास्क अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है, कोई टास्क बार बार रिपीट होना अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूपिंग। यहाँ पे ए मिसिंग है इस स्पेलिंग में, प्लीज स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। हमारी रियल लाइफ में भी लूपिंग है। जैसे मैं आपको रियल लाइफ के बारे में बताऊं कि हमारी रियल लाइफ में लूपिंग में क्या क्या चला हुआ है। जैसे आप डेली अपनी रियल लाइफ में डे नाइट देखते हो, रात दिन लगातार हो रहे हैं, तो लूप में है। अभी रात है, कल को दिन है, फिर रात है, दिन है। तो ये जो लूप चला हुआ है, तो ये इन्फिनाइट लूप है, ये कभी रुकना नहीं। तो ये लूप है। कंडीशनल लूप हमारी रियल लाइफ में क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फ़ैन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल फ़ैन जो आपके घरों में भी है, ये घूमता है, फैन घूमता है, पंखा घूमता है। वो तब तक घूमता है जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो पंखा जो है वो रुक जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसकी एक कंडीशन है, यानी कि एक वो फाइनेट लूप तक है। जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी पंखा घूमता रहेगा। जैसी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो पंखा जो लूप में है वो बंद हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझे कि हमारी जो लूप होती है तो इन्फिनाइट चलेगी, कभी रुकेगी नहीं, या फिर वो एक फाइनेट लूप एक सर्टेन कंडीशन तक चलेगी, और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो लूप हमारी रुक जाएगी। तो डे नाइट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इन्फिनाइट लूप है। इलेक्ट्रिसिटी फ़ैन, हम पंखे को बार बार घुमा रहे हैं अपने लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैन। सेम एज लाइक, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल लिया मैंने, कैसे हमारी निजी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने लूपिंग को लगाना है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, कोई आप टास्क कर रहे हो, आपको लगता है कि बार बार रिपीट होना है, और रिपीट होते टाइम उसमें कुछ चेंज हो सकते हैं, मैं लॉजिकल डिफरेंट लगा सकता हूँ, या फिर आपको लगता है कि यार मुझे 10 बार, 5 बार, 6 बार चीज़ को लिखना है, तो उस केस में आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, लूपिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लूप्स। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लूप के जो हैं हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों को ये बात कहूँ कि मुझे 10 बार आप हेलो लिख कर दिखाओ, तो आपको 10 बार ई को लिखना पड़ेगा, और आप इसको लिखते जाओगे, आपको ये जो है वो 10 बार आपको ई को लिखना पड़ेगा, सेम एज इट इज़। तो ये आपको ईजी है, 10 बार लिख दोगे। अगर आपको कोई पूछे 1 लाख बार लिखो, तो इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम। एंड जब आप उस चीज़ को लिखोगे तो उस केस में होगा क्या, आप बार बार उस चीज़ को अगर लिखोगे तो आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो भी बढ़ेगा, बस प्लस प्रोग्राम की जो फाइल होगी, जो पेज होगा, उसकी जो स्टोरेज ऑक्यूपेशन है वो भी बढ़ेगी। तो लूप के बहुत बेनिफिट हैं। तो लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाता है जब आप लूप लगाते हो, तो आप कोई चीज़ रिपीट कर रहे हो, आपको बार बार नहीं करना पड़ता, तो आपकी लाइनें कम हो जाएंगी। प्लस जो स्टोरेज है,
स्टोरेज, कुछ भी स्पेलिंग पे मत जाना, स्टोरेज रिड्यूस हो जाता है, जो फाइल का साइज़ है वो हमारा लेस, मतलब कि कम, वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है, वो हमारे पास बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी लाइट वेट फाइल होगी तो ऑब्वियस है वो जल्दी, हमारे पास लाइट वेट फाइल होगी तो वो जल्दी हमारी फाइल जो है वो रन होगी। इसके अलावा हेल्प इन लीनियर डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या करता है हमारी स्ट्रक्चर के अंदर हेल्प करता है। लीनियर डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर का मतलब है एरे, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, सुना है एरे के बारे में। इसकी जो नेचर होती है वो कॉन्टिन्यूस नेचर होती है, यानी कि पहला एलिमेंट एक इंडेक्स पे पड़ा है, फिर दूसरा एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है, तीसरा एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास अलग अलग इंडेक्स पे एलिमेंट पड़े हैं। तो अगर मुझे उनकी ट्रैवर्सिंग करनी हो, डिस्प्ले करना हो या स्टोर करना हो अलग अलग इंडेक्स पे, तो हम एक एक करके करेंगे अगर, तो इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अगर लूपिंग होगी तो ईजिली हम एरे के अंदर, ये लीनियर डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर हमारी हेल्प करता है। जैसे एरे है, अलग अलग इंडेक्स पे एलिमेंट्स को डालना, उनको गेट करना, ट्रैवर्स करना। हम जब एरे चैप्टर करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले लूपिंग आई, अगर लूप ही नहीं होता तो एरे का भी कोई भी वजूद नहीं होता। फिफ्थ क्या है कि जो एरे है, सॉरी लूपिंग है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है। लाइक एस कि आपको 15 बटन बनाने हैं, 40 बटन बनाने हैं, आपने कोई डेटाबेस से डेटा फैच करा और उस हर एक रो के साथ आप डिलीट बटन लगाना चाहते हो, तो हमें तो पता नहीं हमारे डेटाबेस में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है ना, और हम चाहते हैं कि हर एक रो के आगे डिलीट बटन बन के आ जाए ऑटोमेटिकली, और जब मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक करूं तो वो पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाए। हो सकता है कि कल को रो कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये ऑटोमेटिक है। तो इस केस में लूपिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलनी चाहिए। डेटा उसमें जितने रिकॉर्ड है, बटन्स ऑटोमेटिक बने, जब मैं क्लिक करूँ वहाँ पे डिलीशन हो। प्लस इसके अलावा अगर आपने कोई, जैसे मैथमेटिक एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, फैक्टोरियल प्रोग्राम को फाइंड करना, ठीक है, प्रोग्राम है आपके पास कोई फैक्टोरियल का, और आपने मान लीजिए वैल्यू डाली है 4, तो 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है अगर आपने, तो आपके पास मान लीजिए 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कल को ये नंबर चेंज हो सकता है, कल को बंदा 6 कर दे तो आपको मैनुअल लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आप यही चीज़ को लूपिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें मैनुअल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लूपिंग यूज़ किया है तो आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आप लूपिंग की हेल्प से ईजिली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ लूपिंग, व्हाट इज़ लूपिंग, व्हाई वी यूज़ इट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लूपिंग। एंड जो लूपिंग का नेचर होता है वो इन्फानाइट होता है और फाइनाइट लूप होता है। तो आप लोगों को आई होप सो जो मैंने अभी तक बताया वो समझ में आ गया होगा। अंकित, समीर, केशव एंड गीतिका, आ गया समझ में? यस, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लूप की ऑर्डर होता है, जो लूप का ऑर्डर होता है वो 2 कैटेगरी का होता है, ठीक है। जो हमारे, हो सकता है आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस चले, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। प्रैक्टिकल हम कल भी कर सकते हैं, अगर आज टाइम हुआ तो हम आज भी कर सकते हैं। जो लूप का ऑर्डर होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो वो इंक्रीमेंट होगा लूप, या वो डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट को बोलते हैं बढ़ना, डिक्रीमेंट को बोलते हैं घटना। कोई चीज़ घट रही है,
और इंक्रीमेंट भी दो कैटेगरी का होता है फर्दर। यहाँ पे जो कैटेगरी होती है वो एक होती है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होती है प्री इंक्रीमेंट। आई होप सो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अब बेसिक्स पढ़ा होगा एमसीए बीसीए बीटेक में या फिर अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़े होंगे तो देर आल्सो हैव अ सेम कंसेप्ट लाइक एज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डोंट मी थिंक लाइक दैट PHP हैव अ डिफरेंट कंसेप्ट। इफ यू डोंट नो about the other language concept, don't worry about it, I will teach you each and everything briefly here in this lecture. Okay, Gitika, Muskan, Keshav and Sameer, Ankit. Okay, so you know very well now कि loop order is divided into two category, increment and decrement order, and further increment is divided into two category, post increment and pre increment, same as like decrement is also divided into two category, post decrement and pre decrement. So what is the, how I can recognize ki this is a post increment and this is a pre increment? So now further I will give you some example how you can recognize this is a example of pre post increment or pre post decrement. So here if I mention here like this, and in pre case if I mention like this is a way you have to be recognized this is a post and pre increment. So now what is this meaning of that particular $a? $a stand for operand. $a stand for operand, and a is a user defined variable. It is your choice ki what type of name you have to be declared during when you will be using post decrement operator in your program. तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, एंड यू नो वेरी वेल डॉलर का मतलब होता है वेरिएबल एंड ए इज़ अ यूज़र डिफाइंड नेम. सो इफ़ यू आर यूजिंग हेयर $a प्लस प्लस, सो $a जो होगा दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड, and same as like here if I am using plus plus now here this is the meaning of operator, right? So $a stand for operand and plus plus stand for operator, same as like here if we can see in post pre increment case plus plus means operator and $a stand for operand. Okay, so जो मैं बता रहा हूँ कि you also have to be explain all these things during interview. If anybody else you have to be asked what is the difference between pre and post increment and decrement related question if anybody ask you. So here what you can be, how you can judge these things by if anybody else you have to be written in front of you कि what is that, तो आप बोलो कि जिसमें ऑपरेंड पहले आता है ऑपरेटर बाद में आता है that is means this is a post increment, and plus plus means increment by one. If here you can see plus plus symbol it means this is a increment by one, and if you found in anywhere before operand operator find आपको मिलता है then it is means this is a pre increment operator, and plus plus stand for increment by one. जिसमें ऑपरेंड बाद में ऑपरेटर पहले आए डेट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट, एंड इन पोस्ट इंक्रीमेंट जिसमें ऑपरेंड पहले आए ऑपरेटर बाद में आए डेट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट. समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी का डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, अदरवाइज वी गो फॉर डिक्रीमेंट केस. हाँ जी बताओ गीतिका, मुस्कान एंड अंकित एंड समीर. आई होप सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस एंड ऑल. हाँ जी सर. Same as like in this case if I am using here post decrement there is only operator symbol will be changed, rest of will be same as like as a post increment and pre increment operator, right? So if I am using here, let's suppose if I am using here minus minus $a, so you can see here if I am using here $a is a operand before the operator, that means it is a post decrement operator, and if I am using before operand any operator symbol that means this is a pre decrement operator. So minus minus means here minus minus means decrement by one. Okay,
So this means this is a decrement by 1, and plus plus means increment by 1. And this rule and regulation is always same in other programming language too. This is not like that I am here you to teach PHP language and कि ये सब चीज़ें हैं सिर्फ PHP के लिए ही हैं. If you are using any other programming language expect Python, those all these things will be same in other language too. So if you are learning here very well what is the concept behind increment and decrement operator, you are also very good in other language too. Okay. तो मुस्कान, गीतिका एंड अंकित, केशव, समीर, आई होप सो डैट यू नो वेरी वेल नाउ कि हाउ आई कैन डिक्लेयर पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट. So how we can recognize with the help of operator and operand symbol. If anybody else ask you in front of you during, if anybody else written in a notebook, or if you want to trying to recognize by yourself कि what is that, I know hope so आप इसको अच्छे से बता सकते हो, है ना. गीतिका, मुस्कान, अंकित एंड केशव. Yes, sir. Yes. Okay, now Sure. Ankita, Muskan and Keshav, shall we continue next? Yes. तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. सो नाउ वी गो फॉर फर्दर सम प्रोग्रामिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट. इफ़ यू आर नॉट गुड इन दिस, इफ अगर आपको ये पहले से नई चीज़ें आ रही होंगी तो डोंट वरी अबाउट इट. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी ब्रीफली कि हाउ you can solve these question if anybody ask you. Let's suppose if I declare here a equal to 12, and if anybody ask you what is the value of sorry for that, if I am here using $a plus plus. So if anybody ask you what is the value of b and what is the value of $a in that case, right? So how you can solve it, right? So now I will explain you all these things to you. So if I am using here $a equal to 100 and $b equal to plus $a, and here I am using what is the value of $a, and same as like what is the value of $b in that case. Same if I am ask you related to the post and pre decrement, if I am using here value is 70 and I declare expression like as minus $a. So what is the value of $a in that case and what is the value of $b in that? Same as like if I declare here question number 4 $a equal to 8 and I am mentioning here $b equals to $a minus. So I think so Gitika know very well about the looping concept. She already said in this lecture, Anna Gitika. So now it's your turn to solve this question. Okay, so now Gitika, over to you please. What is the answer of question first? What is the value of $a and b according to you? Yes, Gitika, I am waiting for your response. A का है 12 दिया हुआ. Yes. उसके बाद B के अंदर आएगा 2 पर प्लस करके. सर B की वैल्यू, A की वैल्यू 13 हो जाएगी. And what is the value of B? B. A की value is 13 according to you. Okay. So I now down. क्योंकि हमने बाद में करना है ना वैल्यू को इंक्रीमेंट. I don't know. I am just asking you what is the value of $p and $a. I am not asking you have to be explain me this thing. It's 9 before o'clock. and after. I just check your skills, how you good in looping concept. सर जो B की वैल्यू है वो 12 ही रहेगी. फाइनल वैल्यूज जो है उसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद 13 हो जाएगी A की. ठीक है. This is answer from your side, right? And second, according to you, what is the answer of second question? $a and $b. सर उसमें रिवर्स है. हाँ, please give me the answer according to you. What is the value of $a? 13 और 12.
and dollar A value is 13 and B value is 14, right? यही रहेगा. हाँ जी सर. ठीक है. सो नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे क्या सर हो रहा है? रिवर्स बोला मैंने. अच्छा, डॉलर ए वैल्यू इज 14. Here according to you dollar A value is 14 and dollar A value is सर यहाँ पे एक ए मिनट 100 रुको है सर. अंकिता, इट इज नॉट योर टर्न. हाँ जी गीतिका, अकॉर्डिंग टू योर डॉलर ए इज 14 एंड डॉलर बी इज 13, राइट? नहीं सर, दोनों की जैसे देखो. अब रुको एक मिनट को. नहीं, आप मुझे एग्जैक्ट आंसर बताइए. व्हाट इज द आंसर ऑफ डॉलर ए एंड डॉलर बी? सर 100-01 100-01. ओके, 100-01 एंड 100-01, राइट? और थर्ड का क्या रहेगा? हेलो गीतिका, आई एम ऑडिबल टू यू? पहले बी का रहेगा 69. ओके, एंड डॉलर ए? बी पहले इंक्रीमेंट. सर बी का 70, ए का 69. Okay, according to you, A is 16 and B is 70, right? 70 बी की Okay. वैल्यू मैंने. So now, what is the answer of fourth question? Dollar A and dollar B. डॉलर बी के अंदर वैल्यू आएगी देन माइनस आएगी. सर 77. Okay, 7. So anybody here in this lecture कोई आप modify करना चाहते हैं या सभी का आंसर सेम है? मुस्कान, now over to you. According to first question, your answer will be same or according to your answer is totally different as compared to Gitika? सर मेरे थोड़े डिफरेंट आए हैं. Okay, you solve this question in your notebook or directly on your browser. You have to type the program and just check by it. Okay. So according to you, what is the answer of A and B of question first? सर इसमें जो ए की वैल्यू है Okay. वो 12 ही है हाँ, और बी की 13 है. B की 13 है. Okay. And second question का क्या है? बी की 101. B is 101 and A का? ए को कोई असाइन नहीं है तो 100 ही है. Okay. And please कोई बीच में नहीं टोकेगा. थर्ड का क्या है? ए की 70 और बी की 69. B के 69. Okay. And question number 4. 4 में ए 8 है Okay. And B? और बी भी 80 है. 80. पता नहीं, इसमें कंफ्यूज हूँ मैं. कोई बात नहीं, इट्स ओके. सो सर मेरे को चेंज करने हैं, मैंने अभी कॉपी पे करे हैं, मेरे को डिक्रीमेंट वाले चेंज करने हैं आंसर्स. ठीक है जी, हम तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं. गीतिका चेंज करना चाहते हैं. हाँ जी बताइए गीतिका. थर्ड का सर दोनों 69 आएंगे और फोर्थ का ए का 7 आएगा और बी का 8 आएगा. तो आई होप आपने चीटिंग नहीं की होगी. नहीं सर, मैं कॉपी पे अब कर रही हूँ, फोटो भेज देती हूँ. आज नहीं, इट्स ओके. ये क्योंकि डिक्रीमेंट में मेरे को थोड़ा सा था, इंक्रीमेंट का तो मैंने कोई करा. बात नहीं. फोर्थ में बताइए आप. फोर्थ में क्या बता रही हैं आप? फोर्थ में क्या चेंज कर रहा हूँ? फिर फोर्थ में ए का 7 और बी का 8. बी का 8. ओके, नाइस. सो नाउ अंकित, ओवर टू यू. नाउ प्लीज गिव मी योर आंसर. Start from question number first, okay? Okay sir. देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं भी सिखाऊंगा वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए चीज़, ताकि कभी ज़िंदगी में उठा के इस लेक्चर को देखना ना पड़े और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए फुली.
So that is the motive of today lecture related to looping concept, and looping is very important. If else तो easy ही थे. तो अंकित बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू यू. प्लीज इट इज रिक्वेस्ट ऑल B ऑफ यू, प्लीज डोंट टीच, नॉट ट्राइंग टू चीट फ्रॉम चैट जीपीटी और एनीवेयर एल्स. तो डू विद योर सेल्फ, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना आता है. हाँ अंकित, अकॉर्डिंग टू यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या रहने वाला है. सर B की वैल्यू 13, ओके, एंड ए की. A की 12 सर. ओके, तो ये अंकित का आंसर है. और सेकंड का. सर सेकंड में सर B की वैल्यू 101. और ए की. सर A की भी वैल्यू 101. ओके, अभी तक तो यार 3 लोगों ने आंसर दिया है, तीनों का अलग अलग ही है. और थर्ड का. एंड सर थर्ड में सर इसमें सर A की वैल्यू 69 ओके. एंड सर B की भी 69. ओके. एंड सर फोर्थ में A की वैल्यू 8 एंड सर B की वैल्यू 7. ठीक है जी. हाँ जी समीर, अब आप बताइए. हाँ जी सर. हाँ, क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं. आप अपनी एक बी की वैल्यू बताओ क्या है. बी की सर 13, हाँ, और ए की. ए की सर 12. ठीक है जी समीर जी. हाँ जी सर. हाँ जी, अब आप. इसमें सर बी की 101 सर. हाँ, और बी की 101 है, और ए की. ए की सर 100. ओके, एक मिनट रुको. ए की. ए इधर है सर. हाँ, ए एक की मिनट. 100 है और बी की है 101. और थर्ड हाँ जी. क्वेश्चन की. इसमें सर ए की सर 70 और बी की. 69 है. ओके, और फोर्थ क्वेश्चन की. इसमें सर बी की सर 7, ओके. ए की 8. ठीक है जी, तुषार अब आप बताओ. सर A की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 12 है, B की 13 बी की 13 है, और सेकंड वाले में A की 100, ए की 100 है, B की 101 बी की 101 है, और थर्ड में A की 70 ए की 70 है, और B की 69 बी की 69 है जी, और फोर्थ में A की 8 ए की 8 है, और B की 7. बी की 7 है. और केशव प्रेजेंट है. हाँ जी सर. हाँ केशव, क्या आंसर है बताओ. सर B की 13 है, हाँ, A की 12 है सर. ए की 12, ये केशव का आंसर. अब देखो कितने लोग कितने आंसर, और कोई तो एक इसमें गलत A होगा, कोई एक सही. 100 है हाँ, सर. ए की क्या है. 100 सर. और बी की. 101. और हाँ बताओ थर्ड का. A की सर 70, और बी की. B की 69. ये केशव हो गया. ठीक है. हाँ जी, अब फोर्थ में. इसमें 8 है सर A की, हाँ, और B की 7. ठीक है जी. कमलजीत प्रेजेंट है जी क्लास में. नहीं सर. ठीक है. तो देखो यार, हमारे पास जो टोटल आंसर है वो 5 आंसर दिए हैं. 1 2 3 4 6 आंसर हैं. 4 5 6.
तो देखो यार, काफ़ी लोगों के आंसर मैचेबल है, काफ़ी लोगों के आंसर अनमैचेबल है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं देसी फार्मूला बता रहा हूँ, एंड दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल इन अदर लैंग्वेज टू, पाइथन को छोड़ के। पाइथन इज़ टोटली, जो कंसेप्ट है वो पाइथन का अलग है, बट पाइथन को छोड़ के दुनिया की किसी भी लैंग्वेज चले जाओ, सबका सेम कंसेप्ट है। सॉल्व कैसे करना है वो देखो, और इससे पता लग जाएगा कि इसका आंसर सही है किसका गलत है। इसको मैं PHP के कोड के अंदर ये प्रोग्राम लिख के भी दिखाऊंगा और आउटपुट निकाल के भी दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए जिसमें $b इक्वल टू $a++ लिखा हो, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? सिंपल सी बात है, $a पहले लिखा है, इसका मतलब पहले असाइन करो, पहले असाइन करो। और $a के अंदर कितनी वैल्यू है? 12 है, तो $b जो आएगा वो 12 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ गीति का ठीक है, बाकी का आंसर गलत है। और बाद में मुझे क्या करो, इंक्रीज करो, बाद में मुझे बढ़ाओ, तो आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 12 आएगा, मतलब 13 आएगा। ठीक है, हाँ जी, डन है यहाँ तक। हाँ जी सर। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, पहले मुझे इंक्रीज करो। अब $b की जो वैल्यू आएगी, अगर पहले आप इंक्रीज कर रहे हो, पहला मतलब 1 से मुझे इंक्रीमेंट करो, तो $a की वैल्यू 101 होगी। जब $b के अंदर वैल्यू जाएगी, वो जाएगी मेरे पास 101, एंड बाद में मुझे प्रिंट करो। अब $a के अंदर आपने चेंज ही कर दिया है, तो $a तो 101 ही होने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो गीतिका का ठीक है, अंकित का ठीक है, समीर का और तुषार का एंड केशव का गलत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गीतिका का ठीक है, मुस्कान का गलत है, अंकित का भी गलत है, समीर का भी गलत है, तुषार का भी गलत है, एंड केशव का भी गलत है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पहले मुझे माइनस करो और फिर बी के अंदर डाल दो 69, बी 69 आ गया। बाद में मुझे प्रिंट करो तो उसकी वैल्यू भी 69 आएगी। यहाँ पे भी गीतिका का एंड अंकित का ठीक है, रेस्ट ऑफ जो लोग हैं उनका आंसर गलत है। एक गलत है तो बाकी सारा कुछ गलत है। यहाँ पे पहले मुझे असाइन करो, तो b की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, b की वैल्यू 8 आ गई। बाद में मुझे माइनस करो तो वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो समीर का ठीक है, अंकित का ठीक है, और तुषार का ठीक है, और केशव का ठीक है। तो इन बातों से ये लगता है कि तुम लोग जुगाड़ लगा रहे हो। सर b की वैल्यू 8 आएगी और a की 7 आएगी ना? हाँ, तो मेरा ठीक है, मेरी b की वैल्यू 8 थी, a की 7 थी। हाँ, b की वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, b 8 है और a 7 है। आपका सही है, आपने बाद में चेंज कर लिया था। हाँ, ये मैं उल्टा पढ़ लिया, और बाकी लोगों के सारे आंसर गलत हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इसको देखते हुए कि यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो गीतिका इज़ अ विनर। गीतिका को कंसेप्ट पता है कि हाउ टू सॉल्व दिस, रेस्ट ऑफ पीपल। सर मेरे को पढ़ा पढ़ा के क्लियर हो गया। अच्छा, आपने ये पढ़ाया था पहले? सर मैं पढ़ाती हूँ, अभी भी पढ़ाती हूँ। ये स्कूल में? हाँ। तभी तभी यू आर अ गुड इन दिस। और ये बहुत बेसिक है, अगर आपको ये आता तो आप लॉजिकल स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। बाकी लोगों ने जुगाड़ लगाया भाई, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और ये वो चीज़ है ग्राउंड लेवल की, जिसमें 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में अगर जावा सब्जेक्ट होता है, उन बच्चों को भी ये क्वेश्चन आते हैं। सो हाउ यू कैन बी से टू योर सेल्फ ही आई एम इंजीनियर, इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर,
देन इट मीन्स डे टू से डैट यू आर नॉट इंजीनियर, यू आर जस्ट, एक होता है ना एक डिग्री होती है, एक बिना डिग्री वाला झोला छाप होता है डॉक्टर, यू आर लाइक एज डैट टाइप ऑफ पर्सन। तो औकात पता लगनी चाहिए तभी बंदा सीखता है। तो एनीवेज मैं इसको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर सेम आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। और आपको अगर अभी भी ये लगता है कि सर दोबारा बता दो, तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, ताकि मैं इसको जो मैंने सॉल्व किया अभी इसके आंसर दिखाऊँ ऑनलाइन चला के, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपने मुझे इसके फिर दोबारा ऐसे ही आंसर देने हैं। बताइए जी, दोबारा बताना है या पता लग गया कैसे सॉल्व करते हैं? बता दो सर एक बार। मैं दोबारा बता देता हूँ। डॉलर ए की वैल्यू, अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है, डॉलर बी इक्वल टू डॉलर ए प्लस प्लस, ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व होते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, मैं सारे बताऊंगा आपको। जैसे मैंने लिखा डॉलर बी इक्वल टू डॉलर ए प्लस प्लस, डॉलर ए की वैल्यू डॉलर बी को साइन करे पहले, तो डॉलर ए में 12 है तो 12 हो जाएगा, बाद में मुझे इंक्रीमेंट करो तो +1 डॉलर ए 13 हो जाएगा। इसमें क्या, पहले मुझे इंक्रीज़ करो तो 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101, बी की वैल्यू 101 है। और जब आप डॉलर ए को प्रिंट करोगे तो आपने ए के अंदर तो इंक्रीमेंट कर दिया, तो आंसर 101 ही आने वाला है। सेम यहाँ पे है, माइनस माइनस, पहले मुझे डिक्रीज़ करो तो 70 - 1 69, बी 69 होगा। जब बाद में आप ए को प्रिंट करोगे तो वो भी 69 ही आएगा। सेम यहाँ पे है, डॉलर बी इक्वल टू डॉलर ए माइनस माइनस, पहले डॉलर ए बी को साइन होगा तो आंसर आ गया 8, और जब आप बाद में माइनस करोगे तो आंसर आ गया 7। पता लग गया जी? हाँ जी, यस। अब इसको हम एक बार प्रोग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एक नई फाइल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा a.php, और हम यहाँ पे लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए, डॉलर ए इक्वल टू 12, डॉलर बी इक्वल टू डॉलर ए प्लस प्लस, ई को करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ योर ए वैल्यू इज डॉलर ए एंड ए को योर बी वैल्यू इज डॉलर बी। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 13 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 12 होनी चाहिए, है ना? यही आंसर आएगा ना, पहले डॉलर ए साइन बी को होगा तो बी तो 12 हो जाएगा, ए 13 होना चाहिए। चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखो, योर ए वैल्यू इज 13 एंड बी वैल्यू इज 12, परफेक्ट है जो हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक टैग लगाते हैं ताकि आपको आउटपुट नेक्स्ट लाइन में दिखे। तो ये देखो, ए वैल्यू इज 13 एंड बी वैल्यू इज 12। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डॉलर ए के अंदर पहले वैल्यू बी को साइन होगी, 12 है, बाद में वो इंक्रीमेंट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Same as like here, if I'm using here dollar a equal to 100 and dollar b equal to dollar a, plus dollar a. So now in this case my dollar a value and dollar b is same as, मैंने प्लस प्लस का किया, इंक्रीमेंट बाय 1 होगा तो डॉलर बी इज योर 101 and your dollar a as well, sorry dollar b as well your 101। इसको रन करते हैं तो 101 एंड 101, परफेक्ट, राइट। अभी इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट माई ए वैल्यू 70, सो इफ आई एम यूजिंग हेयर ए वैल्यू इज 70, डॉलर ए माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस है. So now here my A value is 69 and B value is also 69. ये देखो, ठीक है जी. Same as like for last question, my A value is 8. Sorry, my A value is 8. And here I am using dollar $A minus minus. So now in this case, my A value is 7 and B value is 8. पता लग गया जी? Yes. तो that is the formula basically we are used to solve this question. Okay. आप लोगों को पता लग गया यहाँ तक सभी को? Yes. हाँ जी, यस सर। ठीक है. यस अब मैं फ्रेश क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपने मुझे वो सॉल्व करके दिखाना है. मैं इनको अब लाइव प्रोग्राम बना के नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहीं पे आपके आंसर मैं. सर एक बार लाइव प्रोग्राम वाला जो है वो दिखा दो कोड. हाँ जी, एक मिनट रुकिए. ये लो. डन सर. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं. डॉलर ए क्या रहेगा, डॉलर बी क्या रहेगा, यहाँ पे भी सेम एज लाइक डॉलर ए इक्वल टू एंड डॉलर बी इक्वल टू. ये प्रोग्राम में सॉल्व करना है, कैसे बताना आपको? ऐसे ही बताना है आपने. आपने प्रोग्राम नहीं बनाना, आपने मुझे अपनी कॉपी पे ऐसे ही सॉल्व करके बताना है. आपको जो मैंने अभी पढ़ाया वो आप, गीतिका आपको तो आता ही है, आई थिंक आप तो कर ही दोगी. तो रेस्ट ऑफ पीपल्स important to us, they people also know about the concept basically. मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, उनको भी आना चाहिए. अभी तो बहुत बेसिक्स लेवल का सॉल्यूशन है. जब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कम्प्लेक्स लेवल पे जाऊंगा तो देन आपके माइंड उस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. ठीक है ना? तो सबसे बड़ी मशीनरी ह्यूमन बींग्स है एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स में. तो आप लोगों के पास विल पावर है, अपना माइंड यूज़ करें. तो सबसे ज़्यादा पूरी अर्थ पे रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो और उनको वेस्ट कर रहे हो. तो प्लीज़ आप अपना माइंड यूटिलाइज करो और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा. अंकित, केशव एंड सर स्मिता. थर्ड वाला देखना, बी का यही आएगा. हाँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकती हैं अगर आपको आता है. बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो बहुत सी सिंपल वाली चीज़ ही सॉल्व करनी है, तो मैं एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूँ. वो भी एक्सप्रेशन सही थी बट उस लेवल की एक्सप्रेशन अभी मैंने सर वो भी रहने दो, ये भी रहने दो. कोई ना वो अभी वो भी बताऊंगा मैं. पहले अपा इसको सॉल्व करते हैं. तो तुम लोगों को मैं 3 मिनट देता हूँ, प्लीज़ आप लोग सॉल्व करो अच्छे से. जल्दी नहीं करनी, 3 मिनट आराम से सोच के करो. सोचो सभी.
हाँ जी, सॉल्व हो कर लिया सभी ने? यस। मैं आंसर लिखूंगा, किसी से पूछूंगा नहीं, आपने ईमानदारी से बताना है किसका सही है किसका गलत है। आपने कर लिया वैसे, क्या अभी आप सॉल्व कर रहे हो? बताओ। सर मेरा कर लिए सर सर। हो गया। चलो ठीक है। हमारे पास यहाँ पे $B का जो आंसर है वो 99 रहने वाला है, और ए का भी 99 रहने वाला है। किस किस का सही है? तुषार, समीर, केशव, अंकित, सबका सही है, किसी का गलत है? मेरा ठीक है। सही है सर। मेरा भी ठीक है सर। हाँ, किसी का गलत है तो बता देना। अब यहाँ पे जो आंसर है वो 100 रहने वाला है दोनों का। ठीक है। सर 100 नहीं सॉरी, 100 नहीं, 91 सॉरी, 91 भी नहीं, 89 -89 सही है सर। किस किस का सही है? मेरा सही है सर। सर हाँ, -90 है तो इंक्रीमेंट करेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा ना, जीरो की तरफ। तो पहले इंक्रीमेंट करो, बाद में मुझे पहले इंक्रीमेंट करके 89 करोगे बी में, तो ए में तो इंक्रीमेंट कर दिया तो -89 ही आने वाला। सेम यहाँ पे है कि मेरे पास जो बी की वैल्यू है वो होने वाली है यहाँ पे 80, और ए की वैल्यू होने वाली है 81। इसी तरह जो बी की वैल्यू है वो मेरे पास होने वाली है 56, एंड ए की वैल्यू होने वाली है 55। डन है जी? किस किस का सही है किस किसका गलत है बताओ। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप अपनी कॉपी पेन को बना के खुद ब खुद एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करके PHP में कोड लिख के आप क्रॉस चेक करोगे अपनी खुद की सेल्फ को कि आप सही से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट्स आता है तो आप लोग मेरे से क्या करोगे, पूछोगे सर हमें नहीं आया तो मुझे बता दो कि कैसे करना है। हाँ जी, डन है यहाँ तक सभी का, या किसी को समझ में नहीं आया तो पूछना है? सर सेकंड वाला बता दो सर क्या है। देखो यार, अगर मैं -90 के अंदर एक प्लस करूं तो आंसर -91 आएगा या -89 आएगा? बताओ समीर। -89 है क्या? क्योंकि वो जीरो की तरफ जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि पहले मुझे इंक्रीज करो। आपने -90 के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो आपने जब इंक्रीज करा तो वो बी के अंदर -89 आएगा समीर। ठीक है। ठीक है It's जी। 9:30. और जब आप ए की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करोगे ना समीर डियर, वो 89 ही आएगा, क्योंकि यार आपने उसके अंदर बढ़ा दी चीज़ और उसको स्टोर कर दिया तो वो बढ़ गई ना। ये कुछ उस तरीके की बात है। मान लीजिए आप एक बस के अंदर जा रहे हो, आपके पास 100 रुपये है, आपने यार 10 रुपये की टिकट ले ली, तो आपकी पॉकेट में तो डियर पहले तो थे 100 रुपये, और बाद में क्या हो गए 90 रुपीज़ हो गए। वो तो हो गया ये वाला कंसेप्ट, ये वाला। ओके, डॉलर हाँ भी जी। आपकी पॉकेट है, आपके पास सॉरी डॉलर पॉकेट के अंदर आपके 80 रुपीज़ हैं। ठीक है। और नहीं, ये वाला कंसेप्ट नहीं, ये वाला कंसेप्ट लेके चल सकते हैं। आपकी पॉकेट में 56 रुपीज़ हैं, ये भी नहीं है, ये वाला है। आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं, आपने पहले 10 टिकट ले ली। ओके, तो वो माइनस होके बी के अंदर स्टोर हो गए, है ना। तो पॉकेट में तो आपके लास्ट में उतने ही रहेंगे ना डियर, फिर जितने घट गए हैं, है ना। हाँ जी सर। तो
यहाँ पे क्या है कि देखो पहले मेरी वैल्यू को स्टोर करो, 80 स्टोर कर दिया अपने को, और बाद में मुझे इंक्रीमेंट कर दो, 81 हो गया। पहले मुझे डिक्रीज़ करो, माइनस माइनस का मतलब स्टोर कर दो डिक्रीज़ करके, तो 99, और बाद में आपने डिक्रीज़ कर दे तो ए में तो चेंज हो गया तो 99 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे -90 है, पहले मुझे इंक्रीज़ करो और बाद में मुझे प्रिंट करो, इंक्रीज़ करके बी में स्टोर हो गया तो वैल्यू वही आएगी ना डियर। हाँ जी सर। आ गया समझ में? हाँ जी सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए यार मैंने यहाँ पे $A = 100 और मैं वेरिएबल सेम ही लिख देता हूँ, $A = $A++। अब $A की वैल्यू क्या होगी? और अगर मैं $A = 90 करूँ और यहाँ पे लिख दूँ $A = $++$A। अब यहाँ पे सिचुएशन अलग है, सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट जो मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है ना। हायर लेवल की मैथमेटिक्स एल्गोरिथम सॉल्व करने से पहले हमें 1 2 3 प्लस माइनस आना चाहिए, तभी हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को अपनी जड़ ख़त्म नहीं करोगे जिनमें आपको दिक्कत है, तब तक आप हाई एंड लॉजिक लगाने में परफेक्ट नहीं होंगे। और इसी से ही रूट नॉलेज बढ़ती है। अगर आपको ये चीज़ आ गई, आप सी में भी परफेक्ट हो, जावा में भी हो, .NET में भी हो, सारी लैंग्वेजेस में सेम ही कंसेप्ट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो एक इस चीज़ से आप अदर लैंग्वेजेस में भी बाय डिफ़ॉल्ट परफेक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे गीतिका क्या आंसर आएगा? सर 57 ओह 101 यहाँ पे 101 आएगा। ओके, एंड इधर 90 ने पहले इंक्रीमेंट किया, 91 हुआ। सर इसमें 91 आएगा। तो आपने तो इधर भी इंक्रीज कर दिया, इधर भी कर दिया। एनीवेज चलो अंकित क्या, कोई बात नहीं ना। अंकित, केशव, समीर, मुस्कान, कोई आंसर बता सकता है? सर सेकंड वाले का तो 91 नहीं है, उसमें पहले वाले में कंफ्यूजन है। देखो गीतिका, आपका जो आंसर है डियर अकॉर्डिंग टू 100 आएगा सर इसमें, फर्स्ट वाला में। पहले वाले में 100 आएगा, बिल्कुल सही है केशव। मेरा भी 100 है। हाँ जी, हाँ, पहले वाले में 100 आएगा और 91 सेकंड। देखो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गीतिका आपका आंसर परफेक्ट है। अगर आप यही क्वेश्चन सी सर वही, लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ए ही है ना, बी होता ना, देन हम ए को नॉर्मल लेते हैं जो भी वैल्यू है, क्योंकि अब ए वेरिएबल ये है और उसी में ही हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो फाइनल जो आउटपुट रहेगी वो इसका 1 इंक्रीमेंट होके लगेगा। सी लैंग्वेज और C++ के लिए ही आउटपुट परफेक्ट है। अदर्स कंपाइलर में चेंज कर दिया था कंसेप्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। उन्होंने क्या बोला कि जब आपने ए को स्टोर कर दिया इसके अंदर, उसकी वैल्यू 100 स्टोर कर दी, और जब आपने बाद में ए को इंक्रीज़ करा तो ये इंक्रीज़ हुई चीज़ आपने किसी को अलोकेट तो की नहीं, तो हम उसका आंसर 100 ही मानेंगे। ये ऑनलाइन कंसेप्ट चेंज कर दिया था आज से 25 साल पहले। पर C++ का जो ओनर था और सी का था, उसने ये बोला कि ये 100 है, बाद में आप इंक्रीज़ करो, तो हम तो आंसर 101 ही लेके चलेंगे। अगर आप सी में सॉल्व करोगे तो आंसर 101 आएगा। सी लैंग्वेज को और C++ को छोड़ के दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व करोगे तो वो सभी आंसर 100 ही कहेंगे। यहाँ पे क्या है कि पहले इंक्रीज़ करो, आंसर 91 है, ए की वैल्यू 91 आएगी। हाँ जी मुस्कान, बोलो क्या पूछ रहे हो, आपने हैंड रेज किया है। सर अगर हम पहली बार प्रिंट कराएंगे तो 100 आएगा, सेकंड टाइम प्रिंट कराएंगे तो फिर 101 आएगा, नहीं आएगा, तब भी 100 ही रहेगा। हाँ। अच्छा, ये देखो,
मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता ये हूँ। पीएचपी में कह रहे हो कि ये 100 पहले इसको लेगा, ये इसको 101 लेगा ही जावा नहीं। डॉट नेट हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये कंसेप्ट चेंज कर दिया था उन लोगों ने। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। वाई इन सी प्लस प्लस आंसर इज 101 एंड वाई इन अदर लैंग्वेजेस माई आंसर इज 100। आप ये चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। और जो मैंने हिंदी में बात बोली है वो यही कहेंगे कि आपने वैल्यू को असाइन पहले कर दिया, जो इंक्रीमेंट हुई उसको तो आपने किसी को असाइन नहीं किया, तो किसी को असाइन नहीं किया तो आपने तो 100 ही स्टोर कर दिया, तो इंक्रीमेंट वैल्यू वेस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर करूँगा तो देखो ये वैल्यू 100। यही प्रोग्राम को अगर मैं सॉल्व करता अदर लैंग्वेजेस में तो आंसर 10 सी एंड सी प्लस में करता तो आंसर मेरे पास 101 आता, टर्बो एंड टर्बो सी प्लस में। मे बी देव सी प्लस या वी एस कोड यूज़ करो तो भी आपको 100 बता दे कि उसमें लेटेस्ट कंसेप्ट ना यूज़ किया हो। अगर मैं यहाँ पे डॉलर ए करूँ ऐसे प्लस प्लस डॉलर ए, तो इस केस में मेरे पास आंसर 101 आएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि पहले आपने उसको स्टोर कर दी, पहले आपने इंक्रीमेंट करके स्टोर कर दिया, बाद में उसको कहीं स्टोर करो या ना करो, आपने तो इंक्रीमेंट करके ए में डाल दिया ना, तो आंसर 101 है। तो कहने का मेरे पास मतलब क्या है, जब आपके पास लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम हो तो उस केस में आंसर 100 ही रहने वाला है, चाहे आप बाद में चेंज करो, वो कहीं स्टोर तो होगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो तो यही चीजें, अगर यही चीजें हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं तो वो वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड छोटे नहीं हो बच्चे जाएंगी। पजल हो जाएंगे, छोटे बच्चे पजल हो जाएंगे। क्योंकि नहीं तो छोटे बच्चे नहीं, जैसे 8th 9th के बच्चे भी हैं, 10th के भी हैं, नहीं उनको मत हम बताओ। लोग उनको एक कंसेप्ट कराते नहीं हैं नहीं, सुनो तो मेरी वो तो बात। बोलेंगे कि ये तो पागल बनाने वाली बातें नहीं, हैं। पागल बनाने वाली नहीं है, सुनो मेरी बात। डोंट थिंक लाइक एक्ट पागल बनाने वाली बात। आप सर उनको नहीं, मैं अपने लिए कह रही, मैं बच्चों को कह रही नहीं हूँ। सुनो, आई अंडरस्टैंड। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट सुना था तो मैं भी, मेरे भी डाइट थे, मैं भी पागल हो गया था कि यार ये तो मेरा पागल बना रहे हैं, ये क्या है। बट बात भी सही है उन लोगों की जिन्होंने इसके ऊपर बहस हो चुकी है, इस टॉपिक के ऊपर। मैं ऑलरेडी आपको अभी स्टैक ओवरफ्लो या चीज़ें खोल के दिखा देता हूँ। हमारे से आज से 25 साल पहले बंदे इस टॉपिक पे बहस करते आए हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पे ए भी 100 है, बी भी 100 है। अलग डाल दो तेरे को। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेट मी शो यू चैट जीपीटी। So let's suppose in this program my answer is 100, my dollar a value is 100, but same question if I solve in C and C plus plus, then my answer is 101. Why? ये बोलेगा कंपाइलर का चक्कर है, फलाना है, डिम का है। तो आपको दिखा देता हूँ। Difference in behavior between PHP and C++. In this situation, line is how the post increment operator is evaluated in each language. The post increment operator $a plus first return the current value of $a, which is 100, and then increment $a. The value 100 is the original value of $a is assigned back to $a, and dollar end up with being 100 even though it was increment because the assignment override the increment value. तो ये वही कह रहा है, the behavior of a equal to $a plus plus is technically undefined behavior in standard C and C++ because you are modifying reading a without sequence point in a most implement. The post increment the original the value is assigned back to a. If your compiler does not optimize this in a surprising way, the result is usually 101 because the post increment is. ये यार ये मैं हज़ारों बार पढ़ चुका हूँ इस चीज़ को स्टैक और फ्लाई पे भी। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ जावा डॉट नेट आल्सो हैव वैल्यू 100 सेम लाइक PHP बट नॉट इन C and C++. Yes, that's correct. In Java.NET, the behavior is similar to PHP.
The value of the variable in this case would remain 100. This is due to the how these languages handle the post increment operator in the combination of with the assignments operator. Right? In C++, invoke undefined behavior due to the simulation, modification and use of a without sequence point. This means the result is not granted by C++ standard, depends on the compiler implementation, and most compilers behave in the result is 101 because that is the thing. अब यार बेचारे बंदे तो ठीक थे, डेनिस एंड बजर ने स्टोर्स अपने बनाई थी C++, बट ये देखो आंसर इज 101. तो देखो यार ऐसा है कि वैसे तो आंसर 100 ही बनता है गिति का. समझ में आई बात भी सही है यार. आपने $A के अंदर डाल दी वैल्यू, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, किसको देंगे तो वो तो राइट हो चुकी है ना. ऑडिबल हूँ गिति का? यस ऑडिबल तो सर. बच्चों को मत बताना, बच्चों को C++ वाली थ्योरी बताना, टर्बो में करके दिखाना, वही मानेंगे. जब वो हाई लेवल लैंग्वेज में जाएंगे तो उनको ये बता देना कि बेटा जब आप ये सीखोगे तो हो सकता है कि इसको हम अदर लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से बताएं, नहीं तो वो इतने ज़्यादा पजल हो जाएंगे. ये जब मैंने भी सीखा था, अभी आप भी हो रही होंगी है ना, आपको भी शायद ये बात नहीं पता होगी है ना. नहीं सर, आई वाज नॉट अवेयर. मेरे लिए तो आंसर यही था कि हाँ जो फाइनल है वही आएगा, ये इसको थोड़ी करेगा. हाँ यहाँ तो फोर लूप वगैरह लगाता, फिर होता कि हाँ बार बार करने के बाद इसका आंसर चेंज होते जाता. नहीं, ये बात पता होनी चाहिए. जब ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं C++ अदर लैंग्वेज को लेके, आपको जब वो चीज़ें पता होंगी तो आप लॉजिकल बहुत ही फिट एंड सटीक बना सकते हो कि कितना नमक और मिर्च डाल के बंदे को सही टेस्ट आए मसाले का और टेस्टी लगे सब्जी. आप इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो तभी आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हो. कोई बात नहीं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, एंड मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ. आई एम योर टीचर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी.